अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। ग्वालियर दौरे पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के बकरे वाले बयान पर सीएम शिवराज का तंज। बोले, मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह से निकला सच, कांग्रेस को पता है उनको कुछ नहीं मिलने वाला। रायपुर में ईडी ने आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों को कोर्ट में किया पेश। कोर्ट से ईडी को मिली 8 दिनों की रिमांड। ईडी ने मांगी थी 14 दिनों की कस्टडी। सीएम बघेल का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, केंद्र के इशारे पर गैर बीजेपी शासित राज्य को प्रताड़ित किया जा रहा है। 40 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी है। ईडी को ऑफिशियल बयान जारी करना चाहिए। पूर्व बिशप पी सिंह और परिवार के खातों से मिले 6.5 करोड़ से अधिक नगद। धार्मिक संगठन से भी पैसा किया जाता था ट्रांसफर। छापेमारी के दौरान मिले थे 1 करोड़। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर। कैंसर का इलाज बिना कीमो, बिना रेडिएशन के। नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 को ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। रायपुर कोर्ट ने 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा है। समीर बिश्नोई, सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत को रिमांड पर भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ खनन मामले में ये तीनों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद से अब इन्हें 8 दिनों की रिमांड पर भेज दिया गया है। तो आईएएस समीर बिश्नोई समेत 3 लोगों को 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, रायपुर कोर्ट ने 8 दिनों के रिमांड पर इन्हें भेजा है। समीर बिश्नोई, सुनील और लक्ष्मीकांत को 8 दिनों के लिए ईडी रिमांड पर है। तो ईडी की कार्रवाई को लेकर के सीएम बघेल का भी बड़ा बयान सामने आया है। ईडी को ऑफिशियल बयान जारी करना चाहिए, उन्होंने कहा है कि 40 घंटे से लगातार कार्रवाई जारी है। लगातार डराने की कोशिश की जा रही है। हम डरने वाले नहीं हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। विधानसभा चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई। असम विधानसभा के दौरान कार्रवाई हुई थी। झारखंड में भी चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई। आखिर कांग्रेस शासित राज्य में ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? तो ये बयान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से दिया गया है। तो ईडी की लगातार कार्रवाई पर भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि असम में भी विधानसभा चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई थी। झारखंड में भी चुनाव के दौरान कार्रवाई हुई। तो लगातार हमेशा कांग्रेस शासित राज्य में ही ये कार्रवाई क्यों की जाती है? हम लोग डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता के साथ हैं, जनता का विश्वास हमको है। और ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग करके रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला। लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों? मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो। इतना अंतर क्यों? इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए? तो सीएम भूपेश बघेल ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ईडी को बताना चाहिए कि सीएम साहब कौन है। ये सवाल उन्होंने किया है। ईडी स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, तो इसका जवाब जरूर दे। रमन को साबित करना होगा कि कैसे सरकार जो है वो एटीएम है। ये सवाल भूपेश बघेल की तरफ से किया गया है। रमन सिंह को सार्वजनिक माफी मांगनी होगी। माफी नहीं मांगे पर एफआईआर और मानहानि का दावा करूंगा। तो लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के सीएम भूपेश बघेल जो है वो सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईडी का सीएम साहब कौन है ये बताना चाहिए। ईडी को ऑफिशियल बयान देना चाहिए अपना। जो भ्रष्ट है, जो गलत कर रहा है, सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मैं ईडी से पूछना चाहता हूँ कि रमन सिंह के आए आप 2008 को उसको घोषणा पत्र देख लीजिए, 13 और 18 को घोषणा पत्र देख लीजिए। तो उसकी शिकायत भी प्रधानमंत्री से की गई।
क्यों उसकी जांच नहीं हो रही भाई? मुख्यमंत्री ऐसा क्या काम करते हैं कि आय कई गुना बढ़ जाता है? आप रमन सिंह बताएं, प्रमाणित करें एटीएम, कायम हूं कहने से कैसे होगा? बताएं ना एटीएम कैसे? तो सीएम भूपेश बघेल के मानहानि वाले बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह के ट्वीट के बाद सीएम बघेल ने एक बार फिर से रमन सिंह पर हमला बोला है और कहा है कि रमन सिंह उनका सीधा जवाब देने के बजाय इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जबकि मैंने उनसे कहा था या तो वे अपने बयान को लेकर के माफी मांगे या फिर मानहानि के केस के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहे। सीएम ने एक बार फिर से कहा है कि अगर रमन सिंह ने अपने बयान को लेकर प्रमाण नहीं दिए तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा। और आपको हम ये भी बता दें कि रमन सिंह ने राज्य सरकार को सोनिया गांधी का एटीएम कहा था और साथ ही कहा था कि कोयले में प्रति क्विंटल कमीशन लेने का आरोप उनके तरफ से लगाया गया था। ये उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम है, यही है ना उसकी प्रेस विज्ञप्ति? गलत बोला हूँ? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं, ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, मानहानि दावा करेंगे। उस मामले में तो बोलना बंद कर दिया। अब वो दूसरी बात कहने लगे। तो रमन सिंह जी, आप अपने बयान से बदल क्यों रहे हैं? कमीशन खोरी आपके समय में आप खुद ही बयान दिए हैं कि 1 साल कमीशन मत लो। खबर जांगीर चांपा से है, जहां अवैध पटाखा भंडारण के खिलाफ कार्रवाई देखी गई है। बता दें कि 591 किलो विस्फोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। जब्त पटाखे की कीमत लगभग 5 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। तो 591 किलो विस्फोट बरामद किया गया है, विस्फोटक बरामद किया गया है। जांगीर चांपा से खबर ये सामने आ रही है, जहां पुलिस ने एक शख्स को यहां पर गिरफ्तार भी किया है। तो कोरबा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पिता ने 2 महीने के मासूम को पटक कर मार डाला। घटना के वक्त आरोपी ने शराब पी रखी थी। वहीं मासूम को लेकर मां अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित कर दिया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना के बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दिया है। घटना बालको थाना इलाके लालघाट बस्ती की बताई जा रही है। बच्चा का मार दिया था। अच्छा, किसी बात को लेकर के झगड़ा हुआ पति पत्नी में? हाँ, पति पत्नी में लड़ाई हुई। क्या बात को लेकर? बच्चा को क्या वो कहना है उसका? क्या बोलता है वो? बच्चा को जान से मारेंगे, हाथ से, लात से, डंडा से। कल रात्रि में एक सरला मुंडा नाम का व्यक्ति है, वो अपने पत्नी को ये मेरा बच्चा नहीं है बोल के, अभी वर्तमान में 2 महीने का बच्चा पैदा हुआ है, उसको नहीं है बोल के पत्नी से मारपीट किया है। उसके बाद फिर अपने बच्चे को भी नहीं है बोल के उसके साथ भी मारपीट किया है। तो सवेरे उसकी हालत जो है ख़राब होने पर उसकी पत्नी जो जिला अस्पताल में एडमिट कराया था, जिसका इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है और जिसमें मर्ग कायम करके आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है और पूछताछ करके अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। खबर मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, जहां भूमिगत खदान हल्दी बाड़ी में चोरी का मामला सामने आ रहा है। 2 नाबालिग सहित 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों में खदान का एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। तो झारखंड का थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। 2 नाबालिग सहित 9 आरोपी यहां गिरफ्तार किए गए हैं। मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आरोपियों में खदान का एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल है। तो बता दें कि झगराखंड का पूरी घटना बताई जा रही है। तो वहीं सक्ती में सीएम भूपेश बघेल ने पिहरीद गांव में शहीद दीपक भारद्वाज के परिजनों से मुलाकात की और पिहरीद के हाई स्कूल का नाम दीपक शहीद भारद्वाज करने और चौक में शहीद दीपक का प्रतिमा स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो वहीं पिहरीद गांव में बोरवेल से 105 घंटा की सफल रेस्क्यू से निकले राहुल साहू के घर पहुंचे, जहां सीएम भूपेश बघेल और राहुल के परिजनों से वो मुलाकात किए।
देश के लिए उनकी शहादत हुई है, तो राज्य सरकार की ओर से शौर्य चक्र उन भारत सरकार दे, इसके लिए हमने 3 अक्टूबर को ही अनुशंसा करके भेज दिया है। और दूसरा, यहाँ के जो हाई स्कूल है वो शहीद के नाम से होगा और उसकी जो मूर्ति है वो भी लगाया जाएगा। अब स्थल चयन यहाँ स्थानीय प्रशासन और स्थानीय लोग मिलके उसको कर लेंगे। तो बता दें कि सीएम भूपेश बघेल इन दिनों सक्ती जिले के दौरे पर हैं और अब सक्ती जिले का विकास तेजी से होगा, ये बयान उन्होंने दिया है। आम जनता को योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए। सक्ती जिले में विकास में पैसों की कोई कमी नहीं होगी। नए जिले में काम की अपार संभावनाएं हैं। 1 नवंबर से धान खरीदी का भी काम शुरू होगा और इस बार बारदानों की कमी नहीं होगी। इस साल 1 करोड़ मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी इस बार नहीं होनी चाहिए। तो वहीं 17 अक्टूबर को न्याय योजनाओं की राशि का वितरण होगा और अब पुराने स्कूलों की मरम्मत का काम भी शुरू किया जाएगा। स्कूलों की मरम्मत रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं। सड़कों का निर्माण मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू होगा। दिसंबर तक सभी सड़कों को दुरुस्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। तो सक्ती जिले के दौरे पर इस दौरान सीएम भूपेश बघेल जो है वो सक्ती जिले के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने सक्ती जिले में लगातार विकास हो रहा है, ये बातें उन्होंने कही है। सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, मरम्मत का काम भी अब युद्ध स्तर पर शुरू होगा। सुकमा में सीआरपीएफ की बड़ी बैठक हुई है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के डीजी यहां पर ये बैठक लेंगे। छत्तीसगढ़ के डीजी अशोक जुनेजा होंगे शामिल। पुलिस और सीआरपीएफ के अफसर भी रहेंगे मौजूद। नक्सल गतिविधियों पर चर्चा होगी। तो लगातार इलाके में जिस तरह से नक्सलियों का आतंक जो है बढ़ता ही जा रहा है, उसको लेकर के पुलिस और सीआरपीएफ के अफसरों के बीच अब ये बड़ी बैठक होने जा रही है। नक्सल गतिविधियों पर चर्चा की जाएगी कि आखिर अब नक्सलियों पर किस तरह से लगाम लगाई जाए। ये वो तमाम बातें होंगी, तमाम चीजें होंगी जिसको लेकर के चर्चा की जाएगी। तो कलेक्टर और एसपी ने बालोद में शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लाटा बोर्ड का जायजा लिया और इस दौरान अधिकारियों ने स्कूल की समस्याओं को जाना, साथ ही 10वीं के छात्रों से सवाल पूछा। वहीं कलेक्टर ने जवाब सुनकर खुशी जाहिर की। वहीं टीचरों को रोजाना स्कूल आने का निर्देश दिया और उधर बालोद विकासखंड के उमरादाह और गुंडरदेही विकासखंड के पैरी गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का भी जायजा लिया। तो शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल लाटा बोर्ड का पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अधिकारियों ने स्कूल की समस्याओं को जाना। अधिकारी जो थे स्कूल पहुंचे, बच्चों के बीच वो वहां मौजूद थे, जहां उन्होंने बच्चों से भी और टीचर से भी स्कूल में आ रही इन समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वहीं गरियाबंद के फिंगेश्वर नायब तहसीलदार कार्यालय में पुरैना गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और हल्का पटवारी और कोटद्वार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कोटद्वार के साथ मिलकर पटवारी ने फर्जीवाड़ा किया और रकबे में अधिक धान बोने का भी हवाला देकर कोटवार को फायदा पहुंचाया। उप तहसील फिंगेश्वर अंतर्गत ग्राम पुरैना का ये मामला है, जहां पर कोटवार और पटवारी की मिलीभगत से गलत गिरदावरी की गई थी। हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि कोटवार के द्वारा 4.5 एकड़ ज़मीन पे ही धान बोया गया था, लेकिन उसका गिरदावरी में 9 एकड़ पटवारी के द्वारा दर्ज किया गया और उस 9 एकड़ ज़मीन में 126 कुंटल धान जो है वो बिक्री किया गया, जो गलत है। गिरदावरी में 4.5 एकड़ ही दर्ज होना चाहिए था। सर, ये पहले ज्ञापन दे चुके हैं और उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। पटवारी के गिरदावरी में त्रुटियां पाई गई, उसको तत्काल प्रभाव से वहां से हटाया गया है। अभी इनका ज्ञापन दिया गया, उन्होंने क्या करा? इनके आवेदक लोग जो ज्ञापन दिए हैं सर, उसमें मुख्यतः ये है कि उस जांच से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, पूरी जांच कराना चाहते हैं और हम लोग गंभीरता से जांच करेंगे, निश्चित कार्रवाई करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा हुआ है। बता दें कि ब्लास्ट फर्नेस से 8 के गैस लाइन में आग लगी है।
स्टॉप नंबर 3 का भी यहां पर हॉट ब्लास्ट वाल्व उड़ चुका है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्लांट में तेजी से फैल रही है आग और आग के चलते प्लांट में उत्पादन जो है अब वो ठप पड़ चुके हैं। तो ब्लास्ट फर्नेस में 8 के गैस लीक होने का मामला सामने आ रहा है। स्टॉप नंबर 3 का हॉट ब्लास्टर जो वाल्व जो है वो उड़ चुका है। प्लांट में तेजी से आग जो है वो फैल रही है, जिसके बाद से बाकी उत्पादन जो है वो ठप पड़ चुके हैं। बात जगदलपुर की करते हैं। जगदलपुर में दवा के छिड़काव से एक किसान की करोड़ों की टमाटर की फसल बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि बस्तर में टमाटर की भारी मांग के बीच किसान को बड़ा झटका लगा है और जब उसने 14 एकड़ जमीन पर टमाटर की फसल पर दवा का छिड़काव किया तो पूरी फसल जो है वो चौपट हो गई। वहीं किसान की शिकायत के बाद कृषि विभाग ने दवा और फसल का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भी भेज दिया है। मानने को तैयार नहीं है, वो अपने जिद में अड़े हैं, हमारे दवाई से हुआ नहीं होगा ऐसा बोल के। 14 एकड़ में है सर, 3 जगह है। 3 लाख रुपए एकड़ की हिसाब, 42 लाख रुपया। चांद तो पूरा ही दिख रहा है सर, फिर भी अंदाजन फिर भी 1.5 करोड़ रुपए। हाँ वही 1.5 करोड़ का हिसाब है। पता चल जाएगा। अभी तत्कालिक रूप में कुछ कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है और अन्य जो किसान हैं जो जहाँ से भी दवा लिए हैं वहाँ से दूसरे जो किसान हैं उनका भी क्या प्रभाव पड़ा है फसल में, टमाटर की फसल में, उसको भी थोड़ा सा एनालिसिस करने की ज़रूरत है। तो अभी फिलहाल कुछ कह पाना जांच का विषय है, तो कुछ कहना संभव नहीं है। तो बाकियों का भी निरीक्षण करने के बाद में उसके हिसाब से भी प्रतिवेदन आगे भेजा जाएगा। तो बता दें कि मानपुर ब्लॉक में गढ़चिरौली पुलिस ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि पुलिस को लड्डेडरा गांव के वन परिक्षेत्र में नक्सलियों के डंप सामान मिलने की सूचना मिली थी। पुलिस और बीडीएस की टीम के जांच करने पर उन्हें वहां 2 कुकर बम और 2 क्लेमोर विस्फोटक, इलेक्ट्रिक बायर समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। बरामद विस्फोटकों को पुलिस ने बीडीएस की मदद से यहां पर जंगल में विस्फोट कर नष्ट कर दिया और अन्य सामानों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो पुलिस ने बीडीएस की मदद से इस बम को नष्ट किया। नक्सलियों का नापाक मंसूबा एक बार फिर से पुलिस ने नाकाम किया है। तो नारायणपुर में बता दें कि पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 1 लाख का इनामी नक्सली बदमाश जो है वो गिरफ्तार हुआ है। आईईडी ब्लास्ट, रोड खोदने, पेड़ काटने में ये शामिल रहता था। बता दें कि नक्सली के पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नक्सली के पास से धारदार हथियार भी बरामद किया गया है। तमाम अलग अलग जो गतिविधियां थी उसमें ये शामिल था। तो पुलिस को एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है, जहां 1 लाख का इनामी नक्सली बदमाश जो है इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर धमतरी से है, जहां दंतैल हाथियों का आतंक लगातार जारी है। 10 दिनों से इलाके में ये हाथी जो हैं वो घूम रहे हैं, दंतैल हाथी घूम रहे हैं। तालाब में उतरकर हाथियों ने डुबकी भी लगाई है और हाथियों के नहाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो लगातार इलाके में इन दिनों दंतैल हाथियों का आतंक जो है वो अपने चरम सीमा पर है। दंतैल हाथियों का आतंक इस तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, जहां उन्होंने नदी में उतरकर वहां पर डुबकी लगाई, नहाते हुए नजर आए और ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर से खबर सामने आ रही है, जहां 58% आरक्षण पर राज्यपाल अनुसुईया उइके का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को 72% आरक्षण मिलना ही चाहिए। सरकार से मेरी इस विषय पर चर्चा हुई है। मैंने कहा है कि अगर विधानसभा में कोई कानून
लाकर कुछ बदलाव हो सकता है तो सरकार उस पर विचार करे। इसका समाधान जल्द से जल्द होना चाहिए। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जब दूसरे राज्यों में आरक्षण 58 से 68% तक बढ़ा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? सभी वर्गों को अधिकार के अनुरूप आरक्षण मिलना चाहिए। तो राज्यपाल का यह बड़ा बयान सामने आया है। आरक्षण को लेकर के उन्होंने बयान दिया है। मैंने मुख्य सचिव महोदय से भी, मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई है मेरी विगत दिनों, और उस पर ये अपने विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं और जल्दी ही इसको सुप्रीम कोर्ट में, और मैंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा के माध्यम से भी अगर इसमें कुछ बिल या कुछ इस तरह का कानून लाकर भी अगर इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है तो उस पर भी चर्चा करिए। ये हर तरीके से हम इसको कैसे इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो सके ताकि उन लोगों को उनका अधिकार मिले। तो वहीं खंडवा में किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर दूध जलेबी का भोग लगाकर प्रशंसकों ने सुरों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरफन मौला किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संगीत प्रेमी अपने चहेते कलाकार किशोरदा को गीतों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं किशोरदा की समाधि पर पुष्प अर्पित कर दूध जलेबी का भोग लगाया गया और इस दौरान कलाकारों ने एक से एक बढ़कर के एक गीतों की प्रस्तुति भी दी। तो खबर अब भोपाल से है, जहां आपको बता दें कि उज्जैन नगरी को एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबाई के रोपवे के टेंडर को मंजूरी दे दी गई है। 209 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा। उज्जैन आने जाने वाले भक्तों को अब इससे बड़ा फायदा मिलेगा। बता दें कि उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी अब सिर्फ 5 मिनट में तय होगी। जुलाई 2023 से इसका निर्माण कार्य जो है वो शुरू होगा। रोपवे स्टेशन में फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ अब पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। तो उज्जैन आने वाले जो भक्त होंगे, जो महाकाल के भक्त होंगे, जो उज्जैन आएंगे, तो उज्जैन स्टेशन से लेकर के महाकाल मंदिर तक की दूरी अब बस 5 मिनट में तय की जाएगी और कई अनेक सुविधाएं भी यहां पर उन्हें दी जाएगी। तो उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर का रोपवे बनेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर यह बताया है कि मध्य प्रदेश में उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक 2 किलोमीटर लंबाई के रोपवे के टेंडर को 209 करोड़ रुपए की लागत से मंजूरी दी गई है। इससे उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक की दूरी सिर्फ 5 मिनट में तय होगी। जुलाई 2023 से इसका निर्माण शुरू होगा। रोपवे स्टेशन में लोगों के लिए फूड जोन, प्रतीक्षालय, शौचालय के साथ साथ बस एवं कार पार्किंग की भी सुविधा मिलेगी। तो उज्जैन को मिली रोपवे की सौगात। बता दें कि सीएम शिवराज ने केंद्र सरकार का यहां पर आभार जताया है। 209 करोड़ के प्रोजेक्ट का जुलाई 2023 से काम शुरू होगा। बाबा महाकाल की पवित्र अवंतिका नगरी में उज्जैन रेलवे स्टेशन से श्री महाकाल लोक के बीच 209 करोड़ की लागत वाले 2 किलोमीटर लंबे रोपवे की भेंट हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हृदय से धन्यवाद एवं अभिनंदन करता हूं। ये ट्वीट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। तो सीएम ने ट्वीट करके आभार जताया है नितिन गडकरी का और प्रधानमंत्री मोदी का।
तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।